विशेषज्ञ बजट 2025 में एचआरए धारा 80C टैक्स डिडक्शन और 1 लाख रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अभी नई कर व्यवस्था में कटौती की सीमा 75,000 रुपए है, जिसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जा सकता है। वहीं पुरानी टैक्स व्यवस्था में कटौती की सीमा 50,000 रुपए है, इसे भी बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जा सकता है। देखिए, बजट परसों आने वाला है और हम केवल एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, एक स्पेक्यूलेशन। तो जहाँ पे सरकार का ध्यान अभी रियल एस्टेट में है, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में गाँवों को सड़कों से जोड़ने की योजनाएं बनाई जा रही हैं। जो भी रूरल एरियाज़ हैं उनको और डेवलप करने की योजनाएं बन रही हैं। और इसी में हाउसिंग सेक्टर के लिए भी चीज़ें आती हैं कि होम लोन के इंटरेस्ट रेट्स को कम करना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो बहुत कुछ मिलने वाला है, ये हम उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। इसके अलावा इंश्योरेंस सेक्टर भी और अभी उठाव की ज़रूरत है। आज भारतीय जन में इंश्योरेंस के लिए अभाव है, तो वो जहाँ पे छूट कम की गई थी, तो हो सकता है सरकार इस बार कुछ करे जिससे इंश्योरेंस सेक्टर को भी फ़ायदा मिले। इसके अलावा जो बहुत वृहद विस्तार वाला क्षेत्र है वो है सौर ऊर्जा, क्योंकि ये फिर से पैदा की जा सकती है। तो यहाँ पे भी हमारे प्राइम मिनिस्टर का ध्यान है और इसके लिए कुछ बड़ी घोषणा की उम्मीद हम कर रहे हैं। वही सौर ऊर्जा की बात मैंने जो कही, सौर ऊर्जा के साथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी कुछ छूट दी जा सकती है। बिल्कुल, देखिए ये तो ऑलरेडी लाई हुई है। पुरानी टैक्स रिजीम जो थी उसमें हमें छूट क्लेम करनी होती थी 1.5 लाख रुपए की एटीसी, और अब वो ऑलरेडी मिलती है 2 लाख की। इस बार हम ये एक स्पेकुलेशन में हैं कि डायरेक्ट टैक्स कोड आ सकता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो चला आ रहा है उसको हटाकर डायरेक्ट टैक्स कोड इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। डायरेक्ट टैक्स कोड बहुत सरल होगा आमजन के लिए, उसमें कोई भी जटिलताएं नहीं होंगे और आराम से कोई भी व्यक्ति अपने आय की गणना कर सकेगा और उसमें कितना टैक्स देना है उसको पटा के आराम से निश्चिंत हो सकेगा। तो इस तरह से टैक्स प्रणाली को सरल करने की घोषणा की जा सकती है। बिल्कुल, जहाँ जहाँ पे खर्चे हैं वहाँ पे सरकार ये भी देखती है कि जो मिडिल क्लास है उसको किस तरह से फ़ायदा पहुँचाया जाए। तो निश्चित तौर पे हमारे देश में उच्च आय वर्ग बढ़े हैं, तो उच्च आय वर्ग पे हो सकता है कि टैक्स बढ़ा के मिडिल क्लास में टैक्स कम किया जाए। आम बजट 2025-26 पेश करने की तैयारी की जा रही, लेकिन इस बजट में क्या खास रहने वाला है और अर्थशास्त्री इसको लेकर क्या सोचते हैं, तो हमारे साथ बात करने के लिए लखन चौधरी जी हैं, वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं। उनसे जानेंगे कि वो बजट के बारे में क्या सोचते हैं और आगामी बजट किस प्रकार से होना चाहिए। जो इस बजट में नहीं था वो अगले बजट में होगा, क्या नहीं होगा, ये सब बातें जानेंगे। सर, स्वागत है एशियन न्यूज़ पे सबसे पहले तो आपका। सर, ये बजट पेश होने वाला है, क्या लगता है किस प्रकार से बजट होगा और किस प्रकार से देखते हैं आप? देखिए, इस बार बजट से जो है बहुत लोगों को उम्मीदें हैं, और ख़ास करके जो मिडिल क्लास है, देश का जो मध्यम वर्ग है, वो खास करके महंगाई को लेकर इतना परेशान है, उसको लेकर सारी उम्मीदें हैं। और पिछले कई महीनों से जो है जिस तरह से जो रिटेल जो प्राइस रेट है या होलसेल जो प्राइस रेट है वो दोनों काफ़ी बढ़ा हुआ है, और साग सब्जियों से लेकर राशन तमाम चीज़ें आप देख लीजिए कि जिस तरह से महंगाई है, तो आम आदमी को तो भाई वही चाहिए कि सबसे जो है महंगाई से राहत मिले, सबसे बड़ी बात होती है। आप देखिए कि जो सारे टैक्स का जो भार है, वो जो गवर्नमेंट जो सैलरी जो पाते हैं कर्मचारी हैं उन पर टैक्स का भार रहता है, और ऊपर से उनको एक तो टीडीएस कट जाता है, फिर ऊपर से उनका जो है जीएसटी में भी देना पड़ता है। तो और सारा जो पैसा है मध्यम वर्ग से लेकर मिडिल क्लास से लेकर सरकार क्या कर रही है कि रेवड़ी कल्चर जिसको कहा जाता है, और जो लोअर क्लास है उसको बांट रही है। ठीक है, अच्छी बात है कि सरकार जो है निम्न वर्ग को देना चाहिए, बांटना चाहिए, लेकिन मध्यम वर्ग को भी तो कुछ राहत मिलनी चाहिए। भाई सारी चीज़ों में आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स का जो सारा बोझ है आप मिडिल क्लास पर लाद दिए हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि जो मिडिल क्लास की जो इनकम है वो पूरी तरह ख़त्म हो जा रही है, और मार्केट में जैसा एक तरह से उछाल आना चाहिए वो नहीं आ पा रही है। तो उम्मीद है कि सरकार मध्यम वर्ग को देखे। इसी तरह से जो
जो सरकारी कर्मचारी हैं उन पर भी जो टैक्स का जो रहता है कि भाई 5 लाख से ऊपर को टैक्स देना है, 7.5 लाख, तो इसको बढ़ाकर रेंज को बढ़ाना चाहिए, इनकम टैक्स का जो रेंज है वो भी बढ़ाना चाहिए। तब इससे क्या होगा कि सरकार को ही फायदा होगा और सारा का सारा पैसा मार्केट में आएगा। सर, ये पुरानी टैक्स प्रणाली और नई टैक्स प्रणाली का जो डिडक्शन है उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, सरकार को क्या घाटा होगा और आम जनता को क्या कुछ फायदा होगा इससे? देखिए, इसमें सारा जो फायदा और नुकसान जो है केवल आम आदमी को है। सरकार को तो कोई होता नहीं कि नई टैक्स प्रणाली में जो है 1 पैसे का भी छूट का प्रावधान नहीं है। सारे जो छूट के प्रावधान थे पुरानी प्रणाली में थे, और अभी की स्थिति में जिस तरह से टैक्स रेंज को सरकार नहीं बढ़ा रही है, तो नई प्रणाली में सब के सब आ रहे हैं। तो सरकार को इस पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है कि आप नई टैक्स प्रणाली में छूट कुछ नहीं दे रहे हैं तो रेंज को कम से कम बढ़ाएं, उसको मिनिमम 10 लाख करें। क्योंकि आज की तारीख में आप देखेंगे कि जो प्राइवेट सेक्टर में भी और जो छोटे से छोटे कर्मचारी है उसकी भी तनख्वाह 10 लाख से ऊपर हो चुकी है। अभी 8वां वेतनमान आयोग आने वाला है तो उसमें सैलरी का बोझ जो है और बढ़ रहा है। तो सरकार से यही उम्मीद है कि सरकार एक तो उसका जो रेंज है उसको बढ़ाए और जो टैक्स पेयर हैं उनको छूट दे। सर, आम जनता को फ़ायदा पहुंचाने के लिए क्या बजट में रखना चाहिए इस बार? क्या कुछ बदलाव होने चाहिए? जो पुराने जो बजट था हमारा उसमें क्या कमी देखते हैं आप, और नए बजट में जो वित्त मंत्री हैं क्योंकि वो अपना फिर से एक बार बजट जारी करने वाली हैं, तो क्या कुछ बदलाव करना चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए, बदलाव तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर करना चाहिए और सरकार मुझे लगता है करेगी भी, ध्यान देगी। खास करके ग्रामीण विकास पर जो है फोकस होना चाहिए। सरकार अभी क्या कर रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा फोकस कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम से जो है सारा पैसा जो है खर्चा हो रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ जो है वो ये कहा जाता है कि शहरी क्षेत्रों को ही ज़्यादा मिलता है, तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पाता। तो ये चीज़ें करनी चाहिए। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर एक बहुत बड़ा जो इशू आए दिन सुनने को मिलता है और आता है कि सड़कें तो बना दी जाती हैं लेकिन सड़कों पर टोल टैक्स का बोझ किस तरह से बढ़ रहा है। अभी आपने देखा होगा रायपुर में भी छपा के, रायपुर के भी 3-4 छत्तीसगढ़ के टोल टैक्स में किस तरह से फर्जीवाड़ा हो रहा है, वसूली हो रही है। तो ये जो चीज़ें हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर आप बनवाइए, लेकिन उसको क्या है निजी और प्राइवेट का सरकारी का जो है वो करके उसको जो है ऐसा खेल उसमें चल रहा है कि सारा का सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का बोझ है पब्लिक पर आ रहा है। तो आम आदमी कितना टैक्स भरेगा? आप जो है आरटीओ में टैक्स ले रहे हैं, गाड़ी का जो है टैक्स ले रहे हैं, जीएसटी ले रहे हैं, उस पर 28% जीएसटी है, फिर ऊपर से टोल टैक्स है। तो आम आदमी, देखिए, आम आदमी को राहत होनी चाहिए, चाहे वो महंगाई के नाम से हो, टैक्स के नाम से हो, उसको सुविधाएं मिलनी चाहिए। यदि आम आदमी को राहत नहीं मिलती है और टैक्स का सारा कलेक्शन आम आदमी से आप वसूल रहे हैं, हर व्यक्ति नमक भी खरीद रहा है तो टैक्स दे रहा है, जीएसटी दे रहा है, और सारे कारपोरेट घराने को फ़ायदा हो रहा है। अभी ये कहा जा रहा है कि सारे के सारे जो फ़ायदे हो रहे हैं वो अपर क्लास को हो रहे हैं। तो ऐसे में जो असमानता, देखिए इस समय अर्थव्यवस्था में भारत में सबसे बड़ी जो समस्या है असमानता को लेकर है कि निचला और ऊपरी, तो दोनों के बीच में जो गैप बढ़ रहा है, असमानता जो बढ़ रही है, विषमता जिसको कहते हैं, वो हमारी अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या है। तो सरकार को कारपोरेट टैक्स लगाने पर भी विचार करना चाहिए, क्योंकि सारा का सारा मुनाफा कारपोरेट घराने ले रहे हैं, कारपोरेट कंपनियां ले रही हैं, और उसका फ़ायदा जो है केवल निचले क्लास को मिल रहा है, मिडिल क्लास को नहीं मिल रहा है। तो आप बजट का फोकस इस बार जो है, ये सब लोग उम्मीद कर रहे हैं, सारे जानकार लोग भी और सभी समाज के भी, कि मध्यम वर्ग को आप क्या फ़ायदा दे रहे हैं। तो मध्यम वर्ग पर फोकस होना चाहिए, तभी जाकर ये बजट की जो है सार्थकता होगी। सरकार ने एक लक्ष्य भी तय कर लिया है कि भारत को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया जाएगा। आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से बजट जारी हो रहे हैं, तो क्या भारत भविष्य में एक पहली अर्थव्यवस्था बन पाएगा? क्या अभी 5वें नंबर पे हैं, अब 4थे नंबर पे आने वाले हैं हम? जी, देखिए, अभी तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जो है चिन्हांकित किया गया है और दुनिया भर में भारत की जो है चर्चा हो रही है कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम जो है बनने जा रहे हैं। और सरकार ने तो 2029 का टारगेट दिया है कि 2029 में हम जो है अमेरिका और चाइना के बाद तीसरे नंबर पर भारत आ जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए, बड़ी अर्थव्यवस्था बनने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि लोगों की इनकम बढ़नी चाहिए, आमदनी।
जब हम प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं या प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से जो है देखते हैं, तो भारत का जो स्थान है वो करीब 125 देशों से पीछे है, नीचे है। तो 125 देश हमसे ऊपर है प्रति व्यक्ति आय के मामले में। आज भारत में प्रति व्यक्ति जो आय है वो मात्र $2500 है, और हम कह रहे हैं कि हम 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। तो आप देखिए कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का लाभ किसको मिल रहा है? आम आदमी को तो नहीं मिल रहा है। भाई हम चाइना से कंपैरिजन करते हैं, चाइना में ये कहा जाता है कि लगभग 15,000 जो है डॉलर प्रति व्यक्ति आय है। तो हम चाइना का भी मुकाबला नहीं कर सकते, इतने पीछे हैं। चाइना से भी हम करीब जो है 5 गुना पीछे हैं। और बाकी विकसित देशों की तो छोड़ दीजिए, जहाँ पर $50,000 से लेके $1,00,000 प्रति व्यक्ति आय है। तो मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था के केवल आकार को लेकर, जीडीपी को लेकर बात करने की बजाय आम आदमी के बीच में जो विषमता बढ़ रही है, जो रोजगार की समस्या बढ़ रही है, युवा पीढ़ी जिसमें भुगत रही है, उनकी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित होने की ज़रूरत है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने की ज़रूरत है। जब तक प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ेगा, तब तक आपकी अर्थव्यवस्था तीसरी आ जाए या दूसरी आ जाए, आम आदमी को उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो सरकार से मेरी जो है गुजारिश रहेगी, उम्मीद रहेगी कि आपको जीडीपी पर तो आप ध्यान केंद्रित करिए, ठीक है, तीसरी अर्थव्यवस्था हम बन जाएंगे, लेकिन प्रति व्यक्ति आय को भी बढ़ाना बेहद ज़रूरी है। तो देखिए, जब जब बजट जारी होता है तब तब देश के लोगों की जो उम्मीदें हैं वो उभरती हैं, और सभी की नज़र बजट पर टिकी रहती है कि उनके लिए अच्छा क्या होने वाला है, बुरा क्या होने वाला है। सभी पहलुओं पर वो नज़र लगाए बैठे रहते हैं। लेकिन अब बजट में क्या सामने आता है वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन हमारे साथ जो लखन जी थे, अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने भी अपने विचार हमारे साथ रखे। उन्होंने बताया कि जो नया बजट आने वाला है उसमें क्या क्या बदलाव होने चाहिए जो देश के नागरिकों के हित में हों। कैमरामैन दीपेश सोनकर के साथ नितिन मिश्रा, एशियन न्यूज़, रायपुर। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत टैक्स पेयर्स को 1.5 लाख रुपए तक निवेश पर टैक्सन छूट दिया जाता है। ऐसे में अब इसकी लिमिट बढ़ाने की मांग की जा रही है। इसमें काफी समय से बदलाव नहीं किया गया। इसे बढ़ाकर 2 लाख रुपए किए जाने की मांग हो रही है। होम लोन ब्याज भुगतान के लिए प्रति वर्षीय वर्ष 50,000 रुपए तक की कटौती हो सकती है। बजट में इसे भी बढ़ाने की मांग की जा रही है। देखिए सर, मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर से हूँ, तो हम लोग जैसे ये जानते हैं कि मतलब अगर कोई कस्टमर अगर परचेज़ करना चाहता है इस सेगमेंट की गाड़ियाँ, तो आपको टैक्सेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है अपने देश में। जो आम टैक्सेशन जो हम लोग कस्टमर से लेते हैं वो 28% GST रहता है सर, 22% सेस रहता है। एंड वैसे अगर और एक्स्ट्रा टैक्सेशन देखें तो 1% TCS है, 3% का इंश्योरेंस के वैल्यूज़ हो जाते हैं, 10% रजिस्ट्रेशन टैक्स होता है। तो कुल मिला के एक गाड़ी जिसकी वैल्यू 50 लाख रुपए के आसपास में होती है, बट जब वो कस्टमर के घर जाती है वो गाड़ी, जब वो क्लाइंट वो गाड़ी को परचेज़ करता है, तो वही गाड़ी को वो करीब 1 करोड़ रुपए में ख़रीदता है। तो हमारा ये मानना है कि इसमें जो टैक्सेशन रेट, जो सेस जो है, जो टैक्स पे टैक्स जो बटोरती है गाड़ी 22% का, उसमें कुछ कमी आना चाहिए। और GST में तो कुछ किया नहीं जा सकता, वो तो एज यूजुअल वैसे ही रहेंगे, बट सेस में कुछ गवर्नमेंट को ज़रूर सोचना चाहिए। देखिए, आम बजट में हर पब्लिक को ये उम्मीद रहती है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक्साइज ड्यूटी पर थोड़ा छूट दिया जाए। हर कोई चाहता है कि थोड़े डिस्काउंट मिले, तो ये उम्मीद तो रहनी चाहिए आम बजट में। और सब उम्मीद तो लगा के रखे, उम्मीद तो होनी चाहिए ऑटोमोबाइल की। वही डिस्काउंट जो भी होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, टैक्स वगैरह में डिस्काउंट होना चाहिए, ताकि मैक्सिमम गाड़ी रिटेल हो। लोगों की उम्मीद रहती है, बजट पे सरकार के ऊपर डिपेंड करते हैं। देखिए, हम सभी महिलाएं आमतौर पर गृहिणी होती हैं, और हम गृहिणियों की ये आशा है कि जो बजट आने वाला है वो हम गृहिणियों के अनुरूप हो, ताकि हमें किचन का जो बजट है हमारा वो ना गड़बड़ाए। और वैसे भी सरकार महिलाओं के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है, और महिलाओं को देखते हुए इस आम बजट में विशेष तौर पर महिलाओं के लिए कुछ योजनाओं के साथ साथ हमारे किचन के लिए भी कुछ अच्छा ही करेंगी। पर मैं गृहिणी होने के नाते आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगी कि सोना बहुत महंगा हो गया है,
तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि सोना महंगा होने से एक सामान्य व्यक्ति अपनी बेटी की शादी में सोना देने की ख्वाहिश रखता है, पर वो सोना नहीं दे पाएगा। 80,000 से ऊपर सोना हो गया है। तो मैं एक गृहिणी होने के नाते कहना चाहूँगी कि बजट में सोना को थोड़ा कम किया जाए। देखिए, क्योंकि ये अभी जो मोदी साहब का नया टर्म है उसमें ये पहला फुल बजट होगा, तो इसमें जो बेसिकली जो मध्यम वर्गीय लोग हैं या हमारे जो छोटे दुकानदार हैं या छोटे इंडस्ट्री वाले हैं या सैलरीड वाले हैं, उन लोगों का बहुत एक्सपेक्टेशन है कि इनकम टैक्स का जो स्लैब है उसमें चेंज आना चाहिए। जो अभी 10 लाख रुपए तक ज़ीरो टैक्स करना चाहिए, क्योंकि सैलरीड जो लोग हैं या छोटे व्यापारी हैं उनको 10 लाख तक छूट देने से उनको काफ़ी अच्छा एक बेनिफिट होगा। और इसमें जो मार्केट में एक तरलता वाली बात है, उनके पास एक्स्ट्रा पैसा आएगा तो उनकी जो परचेस क्रय शक्ति है वो बढ़ेगी। इसमें एक ये करना चाहिए। इसके अलावा जो मोदी साहब का एक विज़न है कि हिंदुस्तान के हर सिटीज़न का अपना घर होना चाहिए, और उसमें बहुत काम भी कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी छत्तीसगढ़ में भी काफ़ी लाखों उन्होंने लाभार्थियों को उन्होंने मकान भी दिए हैं। इसमें उनको हमारा रिक्वेस्ट है कि 80C के अंतर्गत जो 1.5 लाख की लिमिट है उसको 3 लाख करना चाहिए, और जो इंटरेस्ट में 2 लाख की लिमिट है उसको 4 लाख करनी चाहिए, तो लोगों को और प्रोत्साहन मिलेगा अपने घर के लिए जाने के लिए। इसके बाद जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, जो सैलरीड जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनको जो अभी स्टैंडर्ड डिडक्शन एट प्रेजेंट 75,000 का मिलता है उसको 2 लाख रुपए करना चाहिए, तो उसमें भी मध्यम वर्गीय लोगों को काफ़ी बेनिफिट होगा। मैं स्कूल एजुकेशन और कॉलेज एजुकेशन में जो हमारा जो सेस लगाया जाता है, उस एजुकेशन सेस का जो पर्याप्त राशि जो एजुकेशन पर जो बजट का कम से कम 6% जो है खर्च होना चाहिए, जो भारत जैसे विकासशील देश के लिए जो अभी बहुत कम मात्रा में हम जो है जो खर्च कर पा रहे हैं, उससे शिक्षा पर किए जाने वाले खर्च का परसेंटेज बढ़ाया जाना चाहिए। ये चाहे वो स्कूल एजुकेशन हो, प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी और कॉलेज, सभी के लिए हम एडिशनल पैसा लेते हैं, उनका तो खर्चा परसेंटेज बढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही साथ अगर टैक्सेशन की बात की जाए तो हम जो व्यापार और सर्विस वेतनभोगी क्लास के कर्मचारी वर्ग हैं, अभी आज वर्तमान में 2 प्रकार का टैक्सेशन प्रणाली चल रहा है, एक ओल्ड और दूसरा जो है अल्टरनेटिव। तो अल्टरनेटिव में अगर 75,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन पिछले साल बढ़ाया गया था, 50,000 से 75,000 किया गया था, तो हमें जो है कुछ एक बेनिफिट भी दिया जाना चाहिए। वर्ष 2023-24 में जो शिक्षा पे बजट था वो लगभग 1,20,600 समथिंग कुछ था, और वो वर्तमान जो बजट है अगर उससे हम कंपेयर करें तो कुछ उसमें कमी हमको दिखाई पड़ता है। उच्च शिक्षा में जो बजट है वो स्कूल शिक्षा बजट की तुलना में कम है, और हम वित्त पोषण की बात करें बजट के तहत तो लगभग 17% की कमी हमको दिखाई पड़ती है। शिक्षा में जो बजट है वो सही होना चाहिए, क्योंकि युवा जो हैं वो अगर युवा के लिए अगर बजट में एक सही अमाउंट रखा जाए तो शिक्षा सही तरीके से संचालित होगा, और जिससे राष्ट्र का बहुत हित होगा। आम बजट को लेके हमसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं आने वाले सालों में मतलब बहुत ग्रोथ हो रहा है, इंडिया बहुत ग्रो कर रहा है। तो जो आने वाला बजट है उसमें हम कार्स के रिलेटेड, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, उसमें हमने को जो जीएसटी पे कर रहे हैं अपन लोग, उसमें उम्मीद ऐसा है कि जीएसटी कम हो, और जो सेस है, जो सर्विस चार्ज लग रहा है, जो सेस टैक्स लग रहा है वो थोड़ा कम हो, ये उम्मीद है। और आम बजट को लेके तो ऐसा है कि मिडिल क्लास मिडिल ही रहता है, अमीर अमीर बनता है, गरीब गरीब बनते जाता है, लेकिन उम्मीद इस बार बहुत अच्छी खासी है कि आम बजट में कुछ बदलाव होगा, अच्छा होगा देश के लिए। जनरली हम देखें तो महिलाओं को जैसे जो अधिक अर्न कर रही हैं उनको उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, पर जो मध्यम वर्गीय हैं और निम्न वर्गीय हैं उनके लिए चूँकि अभी महंगाई की जो चीज़ें हैं बढ़ रही हैं, जिस तरीके से रेट बढ़ रहा है और जीवन यापन में सबको तकलीफ़ें हो रही हैं, तो सभी ये चाहेंगे कि उनके पक्ष में लिया जाए निर्णय और जितना हो सके वो उनको फ़ायदा मिल सके, ये मेरा मानना है। और कहीं ना कहीं होना भी चाहिए, क्योंकि हम अगर पढ़े लिखे हैं और उसके बाद भी अपने ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं कहीं कहीं पर,
तो जो थोड़े से इलिटरेट हैं या कम पढ़े लिखे हैं या जो अपने जीवन यापन के लिए बहुत संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए बजट बहुत मायने रखता है सर। तो ये चीज़ तो होना ही चाहिए, मेरा मानना है। देखिए, अभी महिलाओं को छूट की अगर हम बात करें तो हर एक तबके के लिए अलग अलग तरीके का वो छूट काउंट होता है सर, है ना। तो जो अधिक अर्न करने वाले, जैसे मैंने बताया, उनके लिए अलग कैटेगराइजेशन हो जाता है, इनका ये है। तो छूट का एस्पेक्ट्स और छूट का जो नज़रिया है वो सबके लिए इंडिविजुअल डिपेंड करता है सर, ये है इसमें। मैं ये कहना चाहूँगी कि शिक्षा के लिए बजट उनको ऐसा रखना चाहिए कि बच्चे पढ़ाई कर सकें। ऐसा ना हो कि काफ़ी उसमें बजट में पैसा बच्चों को लगे और काम हो। ऐसे बजट में बच्चे, अभी की स्थिति है कि कॉलेज एजुकेशन का स्टैंडर्ड जो है वो कम होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कारण ये है कि जो फीस है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर की एक्टिविटीज़ हैं उसके कारण ये सब कुछ होता है। तो उनको बजट में शिक्षा के लिए काफ़ी फंडिंग रखना चाहिए कि रिसर्च हो सके, प्रोजेक्ट हो सकें, जिससे बच्चे आगे बढ़ सकें। देखिए, पिछले 11 सालों में तो हम लोगों को ऐसा कुछ नहीं दिखा कि आम बजट में कुछ आया हो। पिछले 10 साल के मनमोहन सिंह की सरकार के और कांग्रेस की सरकार के कार्यों को और उनके बजट को ही कॉपी पेस्ट करके यहाँ लाया जा रहा है। और मुझे नहीं लगता कि भारत में वित्त मंत्री को इतना कभी भी ट्रोल किया हो या उनकी टांग खिंचाई पूरे भारत के देश के आम नागरिक जो कर रहे हैं वो हुआ हो। तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद इस आम बजट से नहीं है और निराशाजनक ही रहेगा, क्योंकि जिस सरकार को ना आम जनता की चिंता है ना आम व्यक्ति की फिक्र है, तो वो आम बजट तो व्यापारियों का और बड़े उद्योगपतियों के लाभ पहुंचाने वाला ही होगा, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, मोदी सरकार की नीतियों को आप देखेंगे, 11वीं नंबर की जब भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार जब बनी थी 2014 में, तो 11वीं नंबर की अर्थव्यवस्था थी, उसको ला के 5वें नंबर पे उन्होंने खड़ा कर दिया मात्र 10 सालों के अंदर। और निश्चित रूप से जो आने वाला बजट है निश्चित रूप से विकास का बजट होगा, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किए जाएंगे और सोलर सेक्टर जैसे हमारे लिए बहुत उपयोगी है, शिक्षा के क्षेत्र में अनेक उपलब्धियाँ। निश्चित रूप से ये बजट सर्वग्राही विकास का बजट होगा और हर जनता के लाभ के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए और गरीब तबकों के लिए बजट होगा, ये उम्मीद है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी जो है उनको छत्तीसगढ़ बड़ा प्रिय है और अभी जो लगातार बजट आए हैं उस बजट के अंदर में छत्तीसगढ़ का भी ध्यान रखा गया था। जितनी केंद्र सरकार की योजना है वो सब योजनाओं का लाभ आम जनता को मिले, इस बात का प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा चिंता किया। लेकिन पिछली सरकार ने अंश नहीं देने के कारण योजनाएं लौटी थी, लेकिन वापस जब हमारी सरकार आई है, विष्णुदेव साय जी की सरकार, तो फिर से सारा पैसा मिल रहा है। आने वाले समय के अंदर भी जो है, चाहे रेल का हो चाहे अन्य हो, उसके अंदर में जो है मैं जानता हूँ कि इसको प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे मंत्रीगण जो है प्राथमिकता में छत्तीसगढ़ को लेंगे और छत्तीसगढ़ को भी आने वाले समय में नई सौगातें मिलेंगी। अभी बजट आएगा, अच्छा आएगा, जनहित का बजट आएगा, लोक कल्याणकारी बजट आएगा। देखिए, आम बजट जितने बार भी हमारी केंद्र सरकार में माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आई है, निश्चित रूप से पूरे देश का विकास हुआ है और हर क्षेत्र में, चाहे सड़क हो, पानी हो, बिजली हो और गरीब कल्याण की जितनी योजनाएं हैं, उन सारी योजनाओं में बजट पर स्पेशल प्रोविजन किया गया है। और यही कारण है कि आम बजट में हमको एक बार और उम्मीद है कि हमारे गरीबों को आवास देने की योजना, और जिस पर हमारी केंद्र सरकार मोदी जी ने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने और पार्टी ने जो घोषणा पत्र में आश्वासन दिया है, निश्चित रूप से उस पर हमको सफलता मिलेगी। तो महिलाएं दो चीज़ देखिए बहुत उम्मीद करती हैं सरकार से, एक एजुकेशन और एक दूसरा उनका स्वास्थ्य को लेकर के। प्रेग्नेंट औरतें अक्सर सुनने में आता है कि उनको मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल रही है, एम्बुलेंस नहीं मिल रहे हैं, तो कई किलोमीटर कभी पैदल। तो उन सब चीज़ों को सरकार ध्यान दे बजट में कि उनको वो चीज़ें, प्राथमिक चीज़ें उनको मुहैया हो, उनको शिक्षा को लेके, उनके स्वास्थ्य को लेके, उनके रोजगार को लेके, कुटीर उद्योगों का अवसर उत्पन्न करे सरकार, ताकि उनका जीवन शैली सुधरे, दिनचर्या उनकी सुधरे, उनको आर्थिक मदद हो। तो ये सब चीज़ें, क्योंकि अब मोदी सरकार बोलते हैं कि अब महिलाओं के लिए देखिए बहुत सारे वो लाए हुए हैं अभी योजनाएं, वो महिलाओं को ध्यान में रख के बनाते हैं। जन्म से लेके मृत्यु तक महिलाओं के लिए योजनाएं मोदी जी बनाए हैं, तो बहुत महिलाएं उम्मीद रखती हैं उनसे कि बजट में भी उनके लिए बहुत सारे प्रावधान होंगे। तो शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, उनके व्यवसाय को लेकर के हम चाहते हैं कि अच्छी से अच्छी उसमें स्कीम आए और महिलाओं को लाभ मिले, महिलाएं उसका फ़ायदा उठाएं। देखिए, राहतों को देने वाला बजट होगा, आम आदमी के लिए सुखद है।
मुद्रा बैंक का जो लिमिट है बढ़ाई जा सकती है, जा सकता है। डीजल पेट्रोल पर राहत देने की बात की जा सकती है, तो बहुत सारी राहत लेके आएगा। वैसे ही लगातार केंद्र की सरकार आम उपभोक्ताओं को राहत देने का काम कर रही है। आज भी 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन, चावल, अनाज देकर कहीं न कहीं गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम कर रही है। गरीबों के घर में अनाज का अभाव न रहे, ये प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से पूरे देश में 4.5 करोड़ लोग मकान बनाकर गरीबों को बांट चुके हैं। तो लक्ष्य की ओर हमारी सरकार बढ़ रही है और निश्चित रूप से यह बजट दूरगामी बजट होगा। देखिए, 11 साल से भाजपा की केंद्र सरकार बजट प्रस्तुत कर रही है और उस बजट में ना तो इनके वादों के प्रति कोई जिम्मेदारी दिखती है, ना उनकी व्यवस्था होती है, ना ही आम जनता जो महंगाई से पीड़ित है, युवा बेरोजगारी से पीड़ित है, देश में जिस प्रकार से आर्थिक व्यवस्था गिर रही है और जिस प्रकार से लोग उम्मीद कर रहे हैं, किसान आमदनी दुगनी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, समर्थन मूल्य बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें 11 साल में नहीं दिखा है। ये भी आम बजट फीका ही रहेगा और ये आम बजट जो है जनता के लिए बजट बिगाड़ने वाला बजट रहेगा, क्योंकि इसके पास केंद्र में बैठी सरकार के पास ना तो विज़न है, ना कोई प्रोग्राम्स है। ये 2 लोगों के लिए बजट बनाते हैं और 2 लोगों को ही फ़ायदा पहुंचाते हैं। देखिए, अभी तक तो इस 10 साल की सरकार में हम लोगों ने देखा है, देश की जनता को इस बजट में कुछ भी नहीं मिला है और ना ही 1 फरवरी को जो बजट आएगा उससे उम्मीद है, क्योंकि महंगाई चरम पर है। महंगाई नियंत्रण करने के लिए सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है और ना ही देश के विकास के लिए इस सरकार के पास कोई एजेंडा भी नहीं है, बल्कि देश की जनता को लूटने का काम इस 10 साल में हुआ है। आम आदमी गरीब और गरीब होता चला गया, मध्यम वर्ग गरीब होता चला गया और कुछ परसेंटेज अमीर उनके चहेते इस 10 साल में अमीर होते गए। इसलिए अमीरी और गरीबी का खाई इस 10 साल के मोदी सरकार में खाई बढ़ गया है। कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार केंद्र सरकार है। देखिए, किसी भी पार्टी का जो आम बजट है, कहीं ना कहीं देश का हर वर्ग, चाहे महिला हो, किसान हो, युवा वर्ग हो, मजदूर हो, वो एक उम्मीद लेके बैठता है कि उनके लिए कुछ होगा। और लगातार देखिए, जिस प्रकार से पिछले बजट आए हैं मोदी जी के, सारे बजट से छत्तीसगढ़ की जनता, देश की आम जनता निराश हुई। सबसे महत्वपूर्ण बात है, हर व्यक्ति उम्मीद करता है कि आयकर की सीमा में लगातार वृद्धि की जाए। अगर आयकर की सीमा में वृद्धि की जाएगी, इससे फ़ायदा आम आदमी को होगा, एक आम आदमी की आय बढ़ेगी। जिस प्रकार से लगातार महंगाई बढ़ रही है, जिस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस प्रकार से आर्थिक असमानता बढ़ रही है, उससे निपटने के लिए प्रयास कहीं ना कहीं केंद्र की मोदी सरकार को इस बजट में किया जाना चाहिए। क्योंकि जो बजट है वो सिर्फ एक मात्र बजट नहीं, आज एक पूरा ब्लूप्रिंट, एक पूरा रोड मैप, एक कार्य योजना कि आने वाले 1 साल में देश की केंद्र सरकार देश के आम जनता के लिए क्या प्रयास करने वाली है। टैक्स पेयर्स की एक आम मांग यह भी है कि HRA छूट को नई टैक्स व्यवस्था में शामिल किया जाए। अभी यह लाभ केवल पुरानी टैक्स व्यवस्था में ही लागू है, जिससे कर की बचत होती है। जानकारों का मानना है कि इस छूट को शामिल करने से लोगों को बड़ी मदद होगी।